नमस्कार। हिंदी लोक साहित्य के इस बेहद खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सच कहूं तो जब हम साहित्य शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में मोटी मोटी किताबें या लाइब्रेरी की धूल भरी अलमारियां आ जाती हैं, राइट? लेकिन आज हम जिस लोक साहित्य की बात करने वाले हैं वो कागज पर नहीं बल्कि लोगों की जुबान और उनके दिलों पर लिखा गया है। भारत की ये जो मौखिक धरोहर है ना, ये असल में हमारे समाज की सांस्कृतिक आत्मा है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में देखते हैं कि कैसे पीढ़ियों से चली आ रही ये ध्वनियां और कथाएं हमारे समाज के हर एक रंग को अपने अंदर समेटे हुए हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्रिस्प है। हम शुरुआत करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन से, फिर बात करेंगे लोकगीत और लोक कथाओं की। उसके बाद हम लोक नाटक, गाथा, भारत के प्रमुख लोक नृत्यों और क्षेत्रीय संगीत पर नजर डालेंगे और आखिर में उन लेजेंडरी आर्टिस्ट को याद करेंगे जिन्होंने इस धरोहर को जिंदा रखा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, एक सामान्य परिचय, यानी लोगों की आत्मा क्या है। अब अगर हमें लोक साहित्य को समझना है तो प्रसिद्ध विद्वान धीरेन्द्र वर्मा जी का ये कोट बहुत ही सटीक है। वो कहते हैं कि ये वो मौखिक अभिव्यक्ति है, यानी मुंह जुबानी कही गई बातें, जिसे कोई आम समुदाय पूरी तरह से अपना लेता है। यहाँ सबसे कैची वर्ड है लोकमानस, मतलब ये किसी एक अकेले इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है। ये पूरे के पूरे समुदाय की एक कलेक्टिव आवाज है जिसे सबने बिना किसी सवाल के अपना लिया है। और इसी बात को डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी और भी खूबसूरती से समझाते हैं। उनके हिसाब से लोक साहित्य का कैनवस बहुत बड़ा है। इसमें एक समाज की सारी परंपराएं, रीति रिवाज और सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी सुख और दुख शामिल हैं। जरा सोचिए, एक पूरे समाज के हर्ष और विषाद को ये रचनाएं कितनी गहराई से कैप्चर करती हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, लोकगीत और लोक कथा। लोकगीत यानी हमारे फोक सॉन्ग्स, ये शायद हमारी संस्कृति की सबसे मजबूत धड़कन है। ये कोई स्टूडियो में बैठकर नहीं बनाए गए, बल्कि आम लोगों ने खुद इन्हें गढ़ा है। और सबसे कमाल की बात, ये बिना किसी पेन पेपर के सिर्फ सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहे हैं। इन गीतों में न सिर्फ गहरे मानवीय मूल्य छुपे होते हैं, बल्कि पर्यावरण को बचाने का जो एक नेचुरल मैसेज है वो भी इनमें कूट कूट कर भरा है। अगर हम लोक गीतों की वैरायटी देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। इंसान के हर एक एक्सपीरियंस के लिए एक गाना है। जैसे जीवन के 16 संस्कारों के लिए अलग गीत हैं, व्रत त्योहारों के लिए अलग, खेत में पसीना बहाते समय गाए जाने वाले श्रम गीत हैं, तो मौसम बदलने पर चहकते हुए ऋतु गीत। जन्म से लेकर मृत्यु तक सच में ये गीत हर कदम पर हमारा साथ निभाते हैं। और अगर हम लोक कथा यानी कहानियों की बात करें तो एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। हम इंसानों की फितरत है खुशियां खोजना, राइट? इसीलिए अंत भला तो सब भला वाली कहावत हमारी लोक कथाओं पर बिल्कुल फिट बैठती है। आप नोटिस करेंगे कि ये कहानियां लगभग हमेशा एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती हैं। ट्रेजेडी बहुत ही कम मिलती है। ये दिखाता है कि हमारे समाज में पीढ़ियों से कितनी गजब की पॉजिटिविटी रही है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, लोक नाटक और लोक गाथा की दुनिया में। लोक नाटक नाम से ही साफ है, लोगों का अपना थिएटर, जब कहानियों को डायलॉग, गाने और एक्टिंग के साथ लाइव परफॉर्म किया जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पहाड़ों का करियाला। अब इसके लिए कोई बड़ा सा ऑडिटोरियम या फैंसी स्टेज नहीं चाहिए होता। ये खुले आसमान के नीचे रात के समय बस एक खुले मैदान में परफॉर्म होता है। कला का एकदम प्योर और रॉ फॉर्म। और पूरे इंडिया में इसकी इतनी वैरायटी है कि क्या कहने। नॉर्थ में आपको रामलीला, स्वांग और नौटंकी मिलेगी, तो साउथ में यक्षगान और कथकली का जादू दिखेगा। गुजरात में भवई, महाराष्ट्र का तमाशा, बंगाल की जात्रा या फिर राजस्थान का ख्याल। हर इलाके ने इस थिएटर में अपना एक अलग ही फ्लेवर डाला है। थिएटर से ही जुड़ी एक और विधा है लोक गाथा, जिसे इंग्लिश में हम बैलेड कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक लंबी म्यूजिकल स्टोरी है। जब एक दमदार कहानी को संगीत के साथ गूंथ कर सुनाया जाता है तो वो गाथा बन जाती है। ये वो महागाथाएं हैं जिन्हें सुनते सुनते सदियां बीत गईं, पर इनका क्रेज आज भी वैसा ही है। चलिए अब सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं, जहां हम इन भावनाओं को भारत के ज्योग्राफिकल मैप पर लोक नृत्यों के रूप में देखेंगे। अगर हम इंडिया के मैप पर इन लोक नृत्यों को रखें तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी देखते ही बनती है। नॉर्थ के एनर्जी से भरे भांगड़ा और गिद्दा को कौन नहीं जानता। वेस्ट में चले जाएं तो गरबा, घूमर और लावणी की अपनी ही छटा है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में बिहू और झूमर जैसे डांस आपको झूमने पर मजबूर कर देंगे।
और साउथ में यक्षगान, वीर नाट्यम और कैकटीकली जैसे डांस फॉर्म्स में जो एक ग्रेस है, वो हमारी इस पुरानी परंपरा को बेहद खूबसूरती से पेश करते हैं। अब सेक्शन 5, हमारा क्षेत्रीय लोक संगीत, जो असल में हमारे हार्टलैंड की धड़कन है। डांस की तरह ही हमारे लोक संगीत की आवाज़ें भी हर कुछ किलोमीटर पर बदल जाती हैं। यूपी और बिहार में जन्म के वक्त सोहर गूंजता है, तो सावन की बारिश में कजरी का मज़ा ही अलग है। ब्रज में होली के टाइम रसिया गाया जाता है, राजस्थान में मांड की अलग ही मिठास है, और एमपी छत्तीसगढ़ में महाभारत की कहानियों को पंडवानी के जरिए सुनाने का अंदाज तो पूरी दुनिया में फेमस है। और फाइनली सेक्शन 6, वो लेजेंडरी आर्टिस्ट्स जो इस लोक कला के असली रखवाले हैं। अगर इन धरोहरों को किसी ने जिंदा रखा है तो वो हैं ये महान कलाकार। तीजन बाई जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने पंडवानी को कपालिक स्टाइल में, यानी खड़े होकर पूरे एग्रेशन और एक्सप्रेशन के साथ परफॉर्म करके ग्लोबल स्टेज पर पहुंचा दिया। और भिखारी ठाकुर जी, उन्हें तो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने अपने संगीत के जरिए समाज की कड़वी सच्चाइयों और गहरे मैसेजेस को आम जनता तक पहुंचाया। इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम है शारदा सिन्हा जी का। उनके गाए छठ और शादी के गीतों के बिना तो जैसे त्योहार ही अधूरा लगता है। वो ट्रेडिशनल सिंगिंग की एक बहुत बड़ी पिलर रही हैं। और पंडित प्रहलाद सिंह टिपानिया जी को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने मालवा के लोक संगीत और खासकर कबीर के भजनों को जिस तरह से दोबारा लोगों की जुबान पर ला दिया है, वो सच में एक हिस्टोरिक काम है। तो हिंदी लोक साहित्य के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज हम स्मार्टफोन्स और एआई के डिजिटल युग में जी रहे हैं। ऐसे में लोकमानस की ये जो सदियों पुरानी विशुद्ध रूप से मौखिक परंपराएं हैं, ये खुद को कैसे अडेप्ट करेंगी? क्या ये डिजिटल स्क्रीन्स इन कलाओं को बचाने का नया मंच बन पाएंगी? इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। अपना समय देने और इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।